नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डियर में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो न केवल यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हैं, साथ ही साथ टीचिंग एग्जाम है, फोर्स के एग्जाम है या फिर पुलिस के हैं, उन सारे करंट अफेयर को इसमें कवर किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपकी अपनी दैनिक समझ को विकसित करना है, चीज़ों को अच्छे से जानना है, तो उनके कॉन्सेप्ट भी इसमें कवर किए जाते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। यदि आप इस चैनल पर पुराने हैं तो इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नियर वंस के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इसे शेयर कीजिए, उनसे बोलिए कि वो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे क्या हो वो भी इस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के करंट अफेयर क्या है, बाद में करेंगे उनका एनालिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको पता होना चाहिए 2 अक्टूबर को दो देश के महान व्यक्तियों की आपको बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। एक है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरे महात्मा गांधी। एक रोल मॉडल है आज़ादी, देश को आज़ाद कराने तक के लिए, और उसके आगे दूसरे रोल मॉडल हैं आज़ादी के बाद जब देश अपने विकट परिस्थितियों में था, उस समय देश को कैसे नेतृत्व दिया जाए उनके लिए। तो अगर हम सबसे पहले गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का सबसे बड़ा मोटो यही था, अगर आप सामने वाले के अंदर जो भी परिवर्तन देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसे चेंज करिए। यदि आप चाहते हैं सामने वाला ये चीज़ें ना खाए, इतनी फैटी चीज़ें ना खाए, तो सबसे पहले आप उन्हें छोड़िए। अगर आप दूसरे से कहते हैं नमक ना खाओ, तो पहले आपको नमक छोड़ना होगा। उसी तरह अगर हम लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, जिन्होंने देश की कमान ऐसे समय संभाली थी जब हमने दो देशों के साथ युद्ध 1962 में पाकिस्तान के साथ, सॉरी चाइना के साथ, और 1965 में हमने पाकिस्तान से युद्ध किया और हमारी आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, एक सादगीपूर्ण जीवन और साथ ही साथ सिंपल रहने वाले अस्तित्व के साथ इन्होंने ये दिखाया कि अगर हम चाहें तो इसीलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा इसलिए दिया था कि उस टाइम हमारा फौजी बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा कर रहा था और हम इतने ज़्यादा उस समय उत्पादन नहीं कर पा रहे थे देश के सबको खिला पाएँ। इसलिए उन्होंने किसानों की तरफ प्रोत्साहित किया कि वो भी इसमें जुड़ें और देश के निर्माण में सहायता करें। तो इन दोनों ही लोगों को मेरी तरफ से, बाकी आप सब लोगों की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। सरकार द्वारा भी हाल ही में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम अर्थात आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2022 के अंत तक या फिर इस योजना के तहत 4.5 लाख करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक के लिए जो भी पहले होगा वहां तक इसको बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा केरल के 2 जिलों में अभी हाल ही में चमगादड़ के 2 नमूने सैंपल लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने इन नमूनों में निपाह वायरस एंटीबॉडी की खोज की गई है। कुछ समय पहले केरल के इन्हीं जगहों पर निपाह वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई थी, उसके बारे में आज देखेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीशों ने नौकरशाही, विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचारों के आम आदमी से प्राप्त किसी भी शिकायत की जांच के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पैनल बनाने पर विचार किया है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि हाल ही के दिनों में कि पुलिस के अत्याचार लगातार लोगों पर बढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं सही हो रहा है, गलत हो रहा है, उसकी भी जांच करने की आदेश दिया गया है। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन, शहरी और कायाकल्प, साथ ही साथ शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, जिसे अमृत मिशन कहा जाता है, इसका दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा कर दी है, ताकि शहरों को कचरे से मुक्त किया जा सके, सुरक्षित पानी सुनिश्चित किया जा सके और किसी भी नदी में जब भी कोई पानी डाला जाता है कचरे का या नाले का जो भी, उसको ट्रीटमेंट करके डाला जाए, बिना ट्रीटमेंट के कोई पानी डालने की अनुमति नहीं दी जाए। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक दिशा निर्देश जारी किया है। इन गाइडलाइंस के द्वारा अब देश के नागरिक अगर देश की नागरिकता त्याग करना चाहते हैं, उसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की गई है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु है, उसके आसपास के गांव में एक शेर जिसका नाम T23 है, उसने क्या किया, उन पर हमला किया है, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही साथ वो जो उनके कर्मचारी थे वो जानवरों को पकड़ने में निष्फल रहे हैं। इसको देखते हुए स्थानीय लोगों ने विरोध किया कि लगातार उनको हिंसा का शिकार हो रहे हैं, जिसको देखते हुए तमिलनाडु चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने टाइगर T23 को अंतिम उपाय के रूप में उसके शिकार करने की अनुमति दे दी है। साथ ही साथ भारत के लिए स्थानिक रक्तमिंचित प्रजाति की संबंधित दलदली क्षेत्र में पाई जाने वाली एक ईल मछली है, उस ईल मछली की एक और नई स्पीसीज या प्रजाति को मुंबई के कुएं में खोजा गया, जब उसकी बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं BS नटराजन, उनको वयोश्रेष्ठ सम्मान से नवाजा गया है, तो इसके बारे में जानकारी देंगे। तो आइए अब जितने भी मैंने जो करंट अफेयर बताए उनका डिटेल में एनालिसिस करते हैं और आपकी समझ को विकसित करने में हेल्प करते हैं। देखते हैं सब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के बारे में। अगर पेपर का लिंक देखें तो जीएस पेपर 2 से जो यूपीएससी से रिलेटेड है। बाकी अगर आपसे टॉपिक आए, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के जो भी असंवेदनशील वर्ग हैं उनके लिए कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका क्या रख रखाव, उनका गठन कैसा है, उसके क्या प्रभाव है,
उसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें ये कवर किया जाएगा। अगर इस योजना के बारे में बात करें तो जो आपातकाल समय, जब भी कोई आपको इमरजेंसी लगती है, आपातकाल में अगर आपको लोन चाहिए, क्रेडिट लाइन मतलब आपको बहुत ही सस्ती दर पे जब लोन चाहिए होता है, तो इसके तहत मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के रूप में इसको शुरू किया गया था। इनका उद्देश्य क्या था कि आपको पता होना चाहिए कि जब लॉकडाउन लगा और कोरोना वायरस का जो संकट आया, तो उसमें विशेष रूप से छोटे जो उद्यमी थे वो ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसीलिए इसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को जो लोन है उसको प्रदान करने की बात कही गई है, उसको यहाँ पे टारगेट किया गया है। इससे क्या होगा, अगर अच्छे से आप क्रेडिट दे पाएंगे तो वो जो उनकी जो चीज़ें रुक गई हैं, जो उनके व्यवसाय रुके पड़े हैं, तो लोन लेके वो सस्ते दर पे क्या करेंगे, उन्हें दोबारा चालू कर सकेंगे और फिर अपने जीवन स्तर को दोबारा सुधार सकेंगे। अगर हम इसकी बात करें इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो इसके अंदर क्या है कि जो राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है, अर्थात एनसीजीटीसी द्वारा 100% क्या दी जाती है, ऋण की गारंटी दी जाती है। और क्या होता है, ये गारंटी गारंटर है और बैंकों और जो गैर बैंकिंग कंपनियां हैं, वित्त कंपनियां हैं, उनके द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वो ऋण इस बेस पे देती हैं क्योंकि उनको गारंटी देता है राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड। इससे क्या होगा, ये क्रेडिट गारंटी क्या होगा, ये आपातकालीन समय में आपको सस्ते दर पे लोन मिल जाएगा। जिससे होगा क्या, आपको क्या होगा, जब भी ये संस्थान है कोई आपसे शुल्क नहीं लेती, फीस नहीं लेती, तो डायरेक्ट आपको ऋण दिया जाता है। इसके अंदर क्या होगा, जो ब्याज की दर है वो जितनी वित्तीय संस्थान है उनके लिए 9.2% है, और जो गैर वित्तीय संस्थान है 14% दर से आपको क्या देगी, लोन देगी। इसके लिए कौन लोग लोन ले सकते हैं, इसके लिए वही लोग लोन ले सकते हैं जो 29 फरवरी 2020 तक या तो उनके ऊपर 50 करोड़ रुपए का बकाया है, साथ ही साथ वो अपना एक साल में लगभग 250 करोड़ रुपए तक का टर्न ओवर देते हैं, वो भी इससे लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा 1 अगस्त 2020 को सरकार द्वारा 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का दायरा बढ़ा दिया गया था। अब क्या होगा, इसके जो बकाया ऋण की सीमा है उसको डबल कर दिया गया, यानी 101 अरब कर दिया गया है। तो उसको योजना को और विस्तारित किया गया, जिससे क्या हो, ये व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए डॉक्टरों, वकीलों, चार्टेड अकाउंट जैसे जो भी पेशेवर लोग हैं उनको भी निश्चित सीमा में ऋण प्रदान करना भी इसमें शामिल किया गया है। इससे लाभ क्या होगा, पहला तो ये होगा जो स्मॉल स्केल के मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं, उनको जो चला रहे थे उनको फिर से व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो क्या हुआ है, जो अभूतपूर्व स्थिति में जो वर्तमान में चल रहे हैं, जो बहुत संकट की जगह पे हैं, उनको क्या होगा, अर्थव्यवस्था में न केवल उनका सुधार होगा बल्कि अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक सुधार देखे जाएंगे और उनके पुनरुद्धार करने में सहायता मिलेगी। आइए बात करते हैं, निपा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की खोज कर ली गई है, ये काफी अच्छी खोज है। ये अगर टॉपिक का देखें तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा या मानव संसाधन संबंधित जितने भी मैनेजमेंट किए जाते हैं उनसे लिंक विषय है। इस खोज का महत्व अगर बात की जाए तो इसको क्या होगा, इसको लॉजिकली रूप से निष्कर्ष ये निकाला गया है कि जो कोझीकोड में निपा वायरस प्रकोप है वो भी हाल ही में चमगादड़ों द्वारा फैला था। इसलिए जो वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, चमगादड़ से मनुष्य में वायरस के संचरण मार्ग के बारे में अभी अंधेरे में थे, उसको पता लगा रहे हैं और एंटीबॉडी हो जाएगी तो इंजेक्शन के द्वारा उनको इंजेक्ट किया जाएगा। जिससे क्या होगा, उनके जो इसके निपा वायरस जो लोग मर रहे हैं उनकी मौत को रोका जा सकता है। इसीलिए इनकी एंटीबॉडी खोज को एक अच्छा संकेत माना जा रहा है निपा वायरस के खिलाफ। अगर निपा वायरस के प्रकोप की हम बात करें तो भारत में अब तक 4 बार निपा वायरस का प्रकोप फैल चुका है, और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जिसको भी इन्फेक्शन हुआ तो उसके 65% कम से कम चांस होते हैं कि वो मौत का शिकार होगा। यानी कि अगर अगर 100 लोगों को हुआ तो लगभग 65 लोग तो उसमें मृत्यु शिकार होंगे। साथ ही साथ अभी हाल ही में सब देखा गया है, वो निपा वायरस केरल में देखा गया था जो कि 2018 में फैला। अगर दक्षिण एशियाई देशों और कुछ भारतीय राज्यों की बीमारी के रूप में देखा जाए तो ये लगभग हॉटस्पॉट बने हुए हैं निपा वायरस के लिए। इसमें चिंता की बात क्या है, इसमें चिंता वाली बात क्या ये है कि इसमें क्या है ना, अभी तक कोई टीका नहीं बना, कोई दवाई नहीं बनी है इससे इसकी रोकथाम ली जा सके। तो ये खतरनाक साबित होता है क्योंकि इसमें मृत्यु दर काफी ऊंची है। आप इसका अंदाजा इसी तरह लगा सकते हैं कि जो कोविड-19 चल रहा है, जिसका इतना डर है, इतना खौफ है, उसमें भी जो मामला मृत्यु दर है, यानी केस फैटिलिटी रेट, यानी पर केस हिसाब से कितनी मौत है, तो जहाँ कोरोना में केवल 1 से 2% मौत होती है, वहीं पे निपा वायरस में 65 से 100% तक ये केस के साथ मौत हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इतना खतरनाक जो निपा वायरस है क्या। ये जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक मतलब क्या है, जो जानवरों से लेकर इंसानों में फैलता है, अर्थात ये जानवर और मनुष्यों के मध्य फैलता है। साथ ही साथ निपा क्योंकि वायरस है, ये क्या करता है, इंसेफ्लाइटिस का कारण बनने वाले जीव जो है पैरामाक्सोवेरिडे जीनस हेनिपा वायरस परिवार के आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है, और ये हाइड्रा वायरस के साथ निकटता से संबंधित है। आपको पता चाहिए एनसेफ्लाइटिस वाले जितने रोग होते हैं वो क्या करते हैं, शरीर में बीमारी या मस्तिष्क को इन्फेक्ट करते हैं, उसी से लिंक्ड है। साथ साथ फ्रूट बैट की अगर बात की जाए, जिसे फ्लाई फॉक्स भी कहा जाता है, इसके माध्यम से फैलता है। अर्थात जो फलों को खाते हैं चमगादड़, अगर वो फल अगर इंसान खाएंगे वहां से ये क्या होगा, ये उससे फैलेगा। जो निपा वायरस और हाइड्रो वायरस का प्राकृतिक स्रोत है, हाइड्रो मतलब वहां पे जहाँ पानी वगैरह होता है उससे ये फैलता है। इसके लक्षण की बात की जाए तो निपा वायरस का संक्रमण इंसेफ्लाइटिस अर्थात मस्तिष्क से सूजन से जुड़ा हुआ है।
और यह संक्रामित व्यक्ति के लिए मामूली से लेकर गंभीर बीमारी और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन जाता है। तो इसकी एंटीबॉडी बनी है, हो सकता है इंजेक्शन ही बन जाए, जिससे क्या हो आपको थोड़ा फायदा मिले जो भी बीमार होगा। आज का प्रमुख टॉपिक है अत्याचारों के खिलाफ जो एट्रोसिटी है उसकी जांच के लिए विशेष पैनल गठित करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसी बातें कही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पुलिस कभी कभी ऐसा करता है, ऐसा नहीं पुलिस हमेशा करती है, कई बार ऐसा होता है कि गलत लोग उसमें फंस जाते हैं। जिससे अगर टॉपिक का लिंक देखें, ये है सामाजिक क्षेत्रों सेवाओं के विकास से संबंधित मुद्दे हैं। तो ऐसे पैनल की इन्होंने क्यों बोला है कि जो लगातार ये अत्याचार बढ़ रहे हैं पुलिस के, उसके लिए पैनल बनाया जाए, उसकी जांच की जाए। तो अगर हम देखें कि अभी तक कई बार गंभीर अपराध को लेकर पुलिस सुर्खियों में रही है। अगर एग्जाम्पल देखे जाए तो जस्ट अभी 2-4 दिन पहले गोरखपुर जो कि यूपी में स्थित है, वहां पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस अधिकारियों द्वारा एक होटल में छापेमारी के दौरान एक व्यापारी को वहां पर पकड़ा गया, उसमें मारपीट की गई। तो उसमें ऐसे पुलिस पे आरोप है कि जो मौत हुई है उसकी कहीं ना कहीं पुलिस जिम्मेदार है। वो काफी चर्चा में इसमें योगी आदित्यनाथ भी इन्वॉल्व हुए हैं। तो एक तो ये, दूसरा क्या है, थूथीकोडी तमिलनाडु का मामला है जो पिछले साल जुलाई में कोविड-19 कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए पिता पुत्र की जोड़ी जो कि पी जयराज और जे मैनेज थे, उनको हिरासत में लेके मारपीट की गई, जिससे उनकी मौत हो गई। इसमें 9 पुलिसकर्मी शामिल। अगरतला त्रिपुरा की बात की जाए तो वहां पर डीएम जो है शैलेश कुमार यादव की तालाबंद जो लॉकडाउन चल रहा था, वहां पर उन्होंने क्या क्या ऐसे शादी समारोह में जाकर उन्होंने नागरिकों से शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने वाला वीडियो वहां पर रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बाद उनको सरकार ने निलंबित कर दिया। इसके अलावा अगर देखा जाए इसमें और रीजन क्या है कि नौकरशाहों का राजनीतिकरण होता है। कि ऐसा बोला जाता है कि अगर इस टाइम कोई सरकार है उसमें पुलिस सिपाही को भी कोई काम करवाया जा रहे हैं, जब नई सरकार बनती है तो उसका भुगतान उन्हें लोगों को ब्याज सहित करना पड़ता है। तो नौकरशाही का एक यहाँ पे राजनीतिकरण होता है। साथ ही साथ क्या होता है, राजनीतिक जो लोग हैं वो प्रतिशोध के रूप में इसको लक्ष्य करते हैं कि नौकरशाह और विशेष रूप से जो पुलिस अधिकारी होते हैं खुद को नई सरकार के निशाने पर पाते हैं, जिससे उनकी प्रणाली में दक्षता, विश्वास और निष्पक्षता की प्रभावित होती है। कहीं ना कहीं उन पर दबाव बढ़ रहा होता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में पुलिस एडीजीपी गुर्जर सिंह पाल ने क्या किया, वर्तमान सरकार पर उनके खिलाफ देशद्रोह, जबरन वसूली और आपराधिक धमकी सहित विभिन्न आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की थी। पुलिस द्वारा अत्याचार मानव अधिकार की चिंता के रूप में सामने आए हैं। तो इसमें लगातार क्या हो रहा है कि इन चीजों को देखते हुए अब चाह रहे हैं कि पैनल बने और स्पष्ट जानकारी हो सके। अगर देखें कि अगर जब अत्याचार होते हैं नागरिकों के ऊपर, उनके कौन कौन से संवैधानिक जो उनको मौलिक अधिकार है वो कौन से, या फिर कौन से कानून है जिनके उल्लंघन होता है। तो सबसे पहले अगर आर्टिकल 21 की बात की जाए, ये हिरासत में की गई हिंसा अगर की जाती है वो जीवन की और गरिमा के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। और 19 आर्टिकल 19 की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जो भी अभियुक्त होता है उसको गैर जमानती रिमांड प्राप्त करने के लिए आईपीसी की धारा 506 का उपयोग किया जाता है, जो भी क्या है स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। अगर अनुच्छेद 20(3) की बात की जाए तो उसमें आपके खिलाफ आपको गवाही नहीं दे सकते हैं। इसमें आरोपी से जानकारी निकालने के लिए थर्ड डिग्री टॉर्चर के तरीके बनाए जाते हैं। जो भी इसका उल्लंघन है कि आपके खिलाफ आप गवाही देने की थर्ड डिग्री नहीं यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 22 है, इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत क्या है कि आप जब भी कोई आपको हिरासत में लेता है तो आपको क्या है परामर्श लेने का एक अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पे हिरासत में आपके साथ हिंसा होती है, वो भी इसका क्या कहता है आर्टिकल 22 का उल्लंघन होता है। साथ ही साथ अगर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की बात की जाए, इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद है 5, जिसमें ये बात करता है कि अगर आप कोई यातना, अगर कोई आप गिरफ्तार करता है यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक आपको उपचार दंड होता है, वो नहीं होना चाहिए, ये भी इसका उल्लंघन होता है। साथ ही साथ पुलिस द्वारा की गई सभी गिरफ्तारियों में से 66% क्या है, ये अनावश्यक है। ऐसा राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट कहती है। तो राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट के हिसाब से इसमें उल्लंघन किया गया है। साथ ही साथ एक कहावत ये है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है पुलिस की नजरों में। सेशंस पॉपुली एक्ट सुप्रीमो लेक्स, वो भी इसका उल्लंघन होता है। तो इसमें लगातार ये जो उल्लंघन होता है, देखते हैं कि उल्लंघनों में क्या चुनौतियां हैं, ऐसा क्या रीजन होता है जो उल्लंघन होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अभी तक जो पुलिस अपराधियों को हिरासत में लेती है, तो जो हिरासत में अगर पुलिस ने लिया तो उसको, अगर उसने कोई टॉर्चर किया, उसको अपराधीकरण की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, एससी प्रकाश 2006 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी, उन्होंने कुछ उपाय बताए थे, आप इनको लागू करिए। उनकी सिफारिशें अभी तक लागू नहीं की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं वो उनका भी लागू नहीं किया जा रहा है सही से। साथ ही साथ जो पुलिस जो टॉर्चर करती है उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेता नहीं बनती है, और साथ ही साथ उनको दंड नहीं दिया जाता, तो दंड मुक्त वो रहते हैं। तो उनको भी एक दिक्कत है कि वो लगातार ये अत्याचार कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ क्या होता है कि आप जो भी लोगों को हिरासत में लेते हैं तो उनको क्या कहते हैं, त्वरित न्याय के चक्कर में 80% ऐसे केस होते हैं जहाँ पे मार तोड़ करके उनके कबूलने की बात कही जाती है। ये दिक्कत आती है। पुलिसकर्मी भी इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक तो वहाँ पे प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है, आप सामने से कैसे ट्रीट करिए, साथ ही साथ मानवीय मूल्य कैसा होना चाहिए, स्वरूप कैसा होना चाहिए। और जहाँ तक पुलिसकर्मी क्या है, वो जहाँ तक मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है उनके बारे में जागरूक है ही नहीं। अगर आप उनको डेटा निकालते हैं जो पुलिस सिपाही वगैरह है,
शायद 70-80% लोग इस बारे में जानते ही नहीं है, तो जाने अनजाने वही काम करते हैं जो गलत है। तो इस ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय क्या है? सबसे पहले क्या है, विधि आयोग की जो रिपोर्ट है उसका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। जो विधि आयोग की 273वीं रिपोर्ट है, इसमें क्या दिया गया है कि हिरासत के अंदर जो भी प्रताड़ना है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कोई भी पुलिसकर्मी हो, अर्धसैनिक हो, सैनिक हो, उन पर क्या है, न केवल प्रशासनिक कार्रवाई की जाए बल्कि उन पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज चलाने चाहिए। साथ ही साथ सीआरपीसी की धारा 197 है, उसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता है, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि अभियोजक यानी जो अंदर गिरफ्तार है उसको मनमाने ढंग से हिरासत में रखने, उसको न्याय से अलग हत्याएं करने, यातनाएं देने, अन्य आपराधिक कृत्यों जैसे मामलों में पुलिस के खिलाफ अगर आरोप लगते हैं, उसको सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, उन पर आरोप लगाने चाहिए। अगर प्रशासनिक सुधार की बात की जाए तो इसमें क्या करना चाहिए, डी के बसु एक निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का 1987 में। इसमें ऐसे गाइडलाइंस दिए गए थे जिनको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, जिसमें क्या था कि जो भी गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनको परिजनों को सूचना देना, अभियुक्त को क्या करना चाहिए, आपको उसका मेडिकल का ट्रीटमेंट उन्हें परीक्षण किया जाना चाहिए, उसकी रिपोर्ट लेनी चाहिए और गिरफ्तारी के समय क्या गवाह के ज्ञापन सौंपने चाहिए। साथ ही साथ जो न्यायिक उपाय क्या करना चाहिए, जो मजिस्ट्रेट है उसकी भूमिका क्या होती है, जबकि कोई जो भी मजिस्ट्रेट के सामने, कोई जज के सामने जब गिरफ्तारी संबंधित दस्तावेज लाए जाते हैं, उनका वो सही से निरीक्षण करे, सीधे से पूछताछ करे, और उससे संदिग्ध कोई चीज़ें आ रही हैं तो क्या करे, अतिरिक्त पुलिस शक्तियों के रोकना चाहिए वहाँ पे। साथ ही साथ वहाँ पे क्या करना चाहिए, उनका मेडिकल कराए, उसे लगेगा उसमें जबरदस्ती की गई है। साथ ही साथ पुलिस बल को सबसे इम्पोर्टेंट है पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे क्या हो, जो भी संदिग्ध या गवाहों के साक्षात्कार और पूछताछ के साथ साथ मानवाधिकारों के पहलुओं का सम्मान किया जाए, गैर जबरदस्त तरीके वो ना अपनाए जाएं, आजकल नई आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, जैसे कि पुलिस स्टेशनों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, बॉडी कैमरों का उपयोग किया जाए, जिससे पुलिस क्या हो, स्वयं को संयम और सुरक्षित रखे। या ऐसे ही उपाय यूएस और यूके में अर्थात ब्रिटेन और लंदन और अमेरिका में किए जा रहे हैं, वो भारत में अपनाने की जरूरत है। आइए देखते हैं, हाल ही में पीएम ने बेहतर शहरों के लिए मिशन लॉन्च किया है। ये जनसंख्या से संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकास से संबंधित मुद्दे हैं। तो आपको 2 अक्टूबर को जो स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है, उसके एक कदम स्वच्छता की ओर के लिए इसे और आगे बढ़ाया गया है। अगर देखें स्वच्छता के लिए अभी तक क्या क्या हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, तो हमने लगभग जो शहर, जो ज़्यादातर नगर है, उनके अंदर 100% खुले में शौच मुक्ति हासिल कर ली। भारतीय शहरों में आज 70% कचरा क्या है, उसको लगातार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसको संसाधित किया जा रहा है, जो कि 2014 में केवल 20% था। इस तरीके से भारत में हर दिन लगभग 1 लाख टन कचरे को आप क्या कर रहे हैं, प्रसंस्करण कर रहे हैं उसको लगातार तरीके से। साथ ही साथ लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है, अब स्वच्छता एक महान अभियान बन गया है। अभी पीएम मोदी ने हाल ही में कहा है कि जो बच्चे अभी तक टॉफी के रैपर इधर उधर फेंक देते थे, अब वो उन्हें कूड़ेदान में डालते हैं, उनको आप उस डस्टबिन में डालते हैं। साथ ही साथ अगर कहीं रास्ते में खा रहे हैं तो जेब में रखने की कोशिश करते हैं, जेब में रखते हैं। साथ ही साथ अब राष्ट्रीय सम्मान और गौरव भी बढ़ा है। इन 2 मिशनों की सफलताओं ने नागरिकों को सम्मान, सामूहिक महत्वाकांक्षा में गर्व और मातृभूमि के लिए बेजोड़ प्यार बढ़ा दिया है। साथ ही साथ शहरी विकास मंत्रालय की जो निधि अभी तक 25 लाख करोड़ थी 2007 से 14 तक, उसको बढ़ाकर 4 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। अगर मिशन की प्रमुख बात की जाए, मिशन में क्या शामिल किया गया है, अब शहरों को मौजूदा 70 से 100% तक कचरा मुक्त बनाना है। अमृत के अंतर्गत आने वाले शहरों को छोड़कर सभी शहरों में ग्रे और काला पानी, ग्रे मतलब कि जो आपका काला पानी जो फैक्ट्री से निकलता है, ग्रे पानी जो आपका घर से निकलता है, सीवेज पानी, उसका मैनेजमेंट को सुनिश्चित किया जाएगा। सभी शहरी स्थानीय निकायों को ओपन डे में खुले में शौच मुक्त से प्लस, और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्लस प्लस, यानी कि उसके बाद कैटेगरी है, वो मैंने आपको डिटेल में पहले बता रखा है, आपसे पढ़ सकते हैं। साथ इसमें 3R का यूज किया जाएगा, रिसाइकल, रीयूज, और जो भी चीज़ें उनको कम यूटिलाइज करें, रिड्यूस करें, उनके सिद्धांतों का उपयोग करके ठोस कचरे के जो स्रोत जहाँ से निकल रहा है उसके पृथक्करण को ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रभावी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके सभी प्रकार के नगर पालिकाओं को ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुराने कचरे को डंप साइटों का उपचार करना, ये शामिल इसमें किए जाएंगे। भारतीय नागरिकता का त्याग अब आसान कर दिया गया है। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता जिसमें नागरिकता है, आर्टिकल जो 5 से 11 है संविधान के अनुच्छेद, उसके तहत अब नागरिकता को आसानी से त्याग कर सकेंगे, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें जो नए गाइडलाइंस आए हैं उसमें क्या क्या है, कुछ सरल प्रावधान शामिल किए गए, जिसमें क्या है, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और 2 महीने के अंदर अर्थात 60 महीने के अंदर आप नागरिकता त्याग सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ जो नए फॉर्म आए उसमें ये भी प्रावधान किए गए हैं, अब भारतीय नागरिकता को त्यागने का कारण बताना अनिवार्य है। साथ ही साथ भारत में रहने वाले नागरिक हैं या विदेश में एक भारतीय मिशन मामले में अपलोड किए गए दस्तावेजों को जिला मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट जमा हो जाएगा। अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने से पहले आवेदक का साक्षात्कार लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर दिखता है कि वो वहाँ सही जेन्युइन तरीके से त्याग करना चाहते हैं तो आसानी से आप त्याग कर सकते हैं। साथ ही साथ इन गाइडलाइंस में ये भी इंडिकेट किया गया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा उसके बाद भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगर आप नागरिकता त्याग करते हैं और आपके कोई बच्चा 18 साल से कम है
तो वो भी अपने आप फिर नागरिक देश के नहीं रह जाएंगे। इसमें चिंता क्या है कि अभी तक इसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया है, जो नाबालिग भी जो नागरिकता खो देंगे, यदि उनके माता पिता में से केवल एक ही भारत की नागरिकता होता है, अगर दो समझिए अगर हस्बैंड वाइफ है, उसमें से एक चाह रहा है कि हम नागरिकता त्याग करें, एक नहीं चाहता, उनके बच्चों का क्या होगा, इसके लिए अब गाइडलाइन जारी नहीं किए गए। तो आइए देखते हैं इतने पूरे टॉपिक में भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए क्या तरीके हैं, जिसको गृह मंत्रालय बताता। तो गृह मंत्रालय के अनुसार नागरिकता हासिल करने के क्या तरीके हैं। एक तो पहला क्या है, जन्म के आधार पे। दूसरा क्या है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तीसरा क्या है, आप क्या वंश के आधार पर ले लीजिए। और चौथा क्या है, आप न्यूट्रलाइजेशन के देशीकरण के आधार पर आप नागरिकता ले सकते हैं। तो जन्म के आधार पर क्या है, अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से बाद हुआ है, लेकिन ये 1 जुलाई 1987 से पहले हो चुका है, इसके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपको क्या है, अगर आपके पेरेंट्स के पास भारतीय नागरिकता है तो आप भी भारतीय नागरिक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका जन्म 1987 जुलाई 1 1987 के बाद हुआ है, लेकिन दिसंबर 2 2004 से पहले हुआ है, तो अगर आपका एक भी माता पिता में से कोई अगर भारत का एक नागरिक है, तो वो भी क्या है, जन्म के हिसाब से आपको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। ऐसे सभी लोग जिनका जन्म दिसंबर 3 2004 के बाद हुआ है, तो अगर उनके दोनों पेरेंट्स क्या हैं, या तो भारतीय हैं, उनमें से एक भारत की नागरिकता हासिल कर लेता है, और दूसरा पेरेंट क्या है, वो इलीगल रूप से भारत में नहीं रह रहा है, तभी वो भारत का नागरिक जन्म के आधार पर हो जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन के थ्रू बात की जाए, इसमें क्या है, जो भी भारतीय मूल का नागरिक है, भारतीय ओरिजिन का है, वो क्या करता है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके पहले क्या होना चाहिए, वो 7 साल तक भारत में रहना चाहिए, या भारत के बाहर का भी 7 साल है। अदनान स्वामी ने इसी तरीके से नागरिकता हासिल की हुई है। साथ ही साथ इसमें क्या है कि उसमें क्या है कि अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया कैन अप्लाई। जो भारत में बाहर रह रहा है और भारत के जो अविभाजित भारत का हिस्सा था, वो भी इसमें नागरिकता हासिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के द्वारा। 7 साल हो गए तो आप वैसे भी कर लोगे। माइनर चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स हुआ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी क्या है वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन के थ्रू हासिल कर सकते हैं। वंश के आधार पर भी अब क्या है, ऐसे लोग जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में उनके पापा अगर उनके पिताजी अगर नागरिक हैं, तो उसके जन्म उनके बाई बर्थ, तो वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। अगर भारत के बाहर रह रहे हैं ऐसे लोग जो दिसंबर 10 1992 से तक भारत के बाहर रहे हैं, लेकिन दिसंबर 3 2004 इफ आइदर देयर पेरेंट्स वाज सिटीजन, इस टाइम पीरियड में अगर उनके भले लोग बाहर रह रहे थे, लेकिन उनके पापा और माता पिता कोई एक भारत का नागरिक है, तो वंश के आधार पर ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी इंसान क्या है, भारत के बाहर रह रहा है और जो 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है, अगर उनके माता पिता ने किसी एक ने क्या किया, देश की हासिल में नागरिकता कर ली है, तो उनके बच्चे भी वंश के आधार पर नागरिकता हासिल कर लेंगे। और देसीकरण के हिसाब से बात की जाए, तो अब इसमें क्या है, इसमें इंसान क्या करता है, अगर भारत में ऑर्डिनरी रेजिडेंस है और 12 साल या फिर 12 साल तक क्या करे, वो देश के अंदर रह रहा हो, लेकिन जब वो एप्लीकेशन अप्लाई करता है, तो उसमें लगभग 1 साल तक वो देश के अंदर ही रह रहा हो, और सारी क्वालिफिकेशन अगर वो शेड्यूल जो एक्ट है, जो सिटीजनशिप एक्ट 1950-55 है, उसके अंदर अगर आ जाता है, तो वो वहाँ पे नेचुरलाइजेशन से नागरिकता हासिल कर लेता है। तो अगर कुछ लोग, अब बात यहाँ पे नागरिकता के त्याग करने की, तो देखते हैं नागरिकता आप त्याग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, नागरिकता को हटाने के 3 तरीके हुए हैं, या तो आप त्याग कर दो, या नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाए, या आपको नागरिकता से वंचित किया जाए। तो त्याग करने मतलब क्या, आप खुद ही स्वेच्छा से कर दो। अगर आप पूर्ण आयु क्षमता का भारत का कोई भी नागरिक भारतीय नागरिकता त्याग करना चाहता है, तो उसकी घोषणा कर सकता है और नागरिकता को छोड़ सकता है। लेकिन वो कुछ कंडीशन है कि अगर कोई युद्ध चल रहा है, उस टाइम आपको ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो भी अगर नागरिकता त्यागने वाले व्यक्ति के जो नाबालिग बच्चे हैं, तो वो भी अपनी नागरिकता खो देंगे। हालांकि अगर जब वो बच्चे 18 साल की आयु प्राप्त कर लेंगे और भारत की नागरिकता फिर से लेना चाहते हैं, तो उन्हें मिल जाएगी। एक ये तरीका। दूसरा क्या है, अगर कोई भी नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेता है, तो हमारे देश की नागरिकता उसके आप स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि देश के अंदर हम 2 देशों की एक साथ नागरिकता हासिल नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में ऐसा है, लेकिन भारत में आप 2 देशों की नागरिकता एक साथ नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर युद्ध चल रहा है, उस टाइम पे ऐसा आप नहीं कर सकते। हो सकता है आपको देश ही वंचित कर दे नागरिकता देने से। उसका क्या हो सकता है, आपने देश में नागरिकता धोखे से हासिल कर ली, संविधान के प्रति आपने निष्ठा न दिखाई हो, युद्ध के समय आपने क्या किया हो, अवैध रूप से व्यापार किया हो, या कुछ ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन दूसरों को दी हो। साथ ही साथ जो देशीकरण के 5 वर्ष के भीतर अगर आपने नागरिकता हासिल की, लेकिन 2 साल आप जेल के अंदर हो, वो भी आप वंचित हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर सामान्य नागरिक हैं अगर, और 7 साल की अधिक से भारत के बाहर रह रहे हैं, देश चाहे तो उनकी नागरिकता को समाप्त कर सकता है। आइए बात करें जीएस पेपर 3 से लिंक टॉपिक के बारे में, कि बाघ जो 23 है उसके लिए सरकार का आदेश दे दिया गया है कि उसने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। तो ये टॉपिक लिंक है पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित मुद्दे। अगर हम टाइगर अटैक की बात करें, तो लगातार पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2016 में यहाँ 6 थे, 17 में 11 हुए, 18 में 13 हुए, 19 में 13 हुए, और 20 में 24 अटैक हो चुके हैं नागरिकों के ऊपर। तो इसमें अगर आपको अगर बात की जाए, तो अभी जो हाल ही में
सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, उसमें उसको रामसर साइड में ले लिया गया है। उसमें 96 क्या है टाइगर रह रहे हैं। अगर टाइगर 2023 की बात की जाए तो उन्होंने 4 लोगों को अभी तक मौत के घाट उतारा है। तो ये किसके अंदर रह रहा है? ये मधुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर रह रहा है। तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर जो तमिलनाडु के पास है, उसके अंदर ये पाया गया है। अगर देखें कि लगातार क्यों टाइगर हमले कर क्यों रहे हैं, उसका मेन रीजन क्या है? मानव पशु संघर्ष बढ़ रहे हैं। तो मानव पशु संघर्ष बढ़ने की पहला रीजन है अतिक्रमण, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने क्या किया है, जो पारंपरिक जंगल स्थान थे वहां पे क्या किया है, उन पशुओं के जो स्थान थे वहां पे अतिक्रमण किया जा रहा है। अब लोग अपने भोजन के लिए, रिसोर्सेज के लिए क्या कर रहे हैं, वन्य जीवों के ऊपर, वन्य जीवों के पास अंदर घुस रहे हैं। अगर वहां पे घुसोगे, सीधे बात, अगर किसी के घर में जाओ तो अटैक तो होगा। दूसरा क्या कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए हमने क्या किया है, लगातार हम रोड बना रहे हैं, रेलवे पटरियां बिछा रहे हैं, कारखाने बना रहे हैं, जिससे क्या होता है, जो आराम से जानवर एक जगह से दूसरे जंगल जा सकते थे, उनके क्या हुआ, उनके गलियारे, उनके रोड थे, वो प्रभावित हुए, जिससे परिणाम क्या हुआ है, इकोसिस्टम में मिसमैनेजमेंट हो गया है। जिससे क्या हुआ है, जो जंगली जानवर थे या तो वो लुप्त प्राय हो रहे हैं या संकट का सामना कर रहे हैं, और खुद को परेशानी में डालते हुए क्या करते हैं, वो आदमी वाले क्षेत्र जहाँ लोग रह रहे हैं वहां पे आ रहे हैं, उससे क्या करता है, वो अटैक हो जा रहे हैं, खुद को बचाने के लिए भी अटैक कर देते हैं। साथ ही साथ सरकार के उपाय, उनकी विफलताएं लगातार हो रही हैं। मानव जीवन संघर्ष की सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, जो भी पॉलिसी लगाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उनको बेतरतीब ढंग से लागू किया जा रहा है, वो उस तरह से वो क्या करें, प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रही है, जिससे क्या हो रहा है, संघर्ष बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सार्वजनिक क्षेत्रों के बाहर जानवरों का स्थान लगातार बनता जा रहा है। तो वन्य जीव जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है कि भारत देश के अंदर 29% जो बाघ हैं वो क्या कर रहे हैं, जहाँ जंगलों में रहना चाहिए उससे बाहर रह रहे हैं। उनका ये भी दावा है कि प्रादेशिक जानवरों के पास भंडार के भीतर पर्याप्त जगह नहीं मिल पाई रहने के लिए, साथ ही साथ क्या है, उनके पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, भोजन को प्राप्त करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, इसलिए लगातार वो मानव और जानवरों के बीच में हिंसा हो रही है। अगर हिंसाएं हो रही हैं, इनको रोकने के उपाय क्या है ना, कुछ पहले की गई हैं। जैसे सोनीपत मॉडल है, इसमें क्या किया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इंडिया ने 2003-4 के दौरान सोनीपत मॉडल विकसित किया था। जिससे क्या होता था, जो स्थान के सामुदायिक लोग थे उनको क्या होता था, उन्हें राज्य के जो वन विभाग था उनके साथ जोड़ा जाता था, उनको क्या रखा जाता, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। जिससे क्या हुआ था, वहां पे सोनीपत में जो हाथियों द्वारा लगातार फसलों की खेती खराब की जा रही थी, उनके खेत नष्ट किए जा रहे थे, उनको सुरक्षित रूप से कैसे दूर भगाया जा सके, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। जिससे वहां पे हुआ क्या कि 4 साल तक उनके पास, 4 साल बाद आउटपुट ये आया 2008-9 के बीच में, उनका फसल नुकसान शून्य हो गया था, और मानव हाथियों के बीच में लगातार जो मुठभेड़ हो रही थी और जो मौतें हो रही थी वो भी क्या हो रही थी, कमी आई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की एक स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित मानव जीवन संघर्ष के प्रबंधन के लिए कुछ सलाहें दी गई थी। उनके अनुसार क्या उन्होंने बोला है कि वन जीव संरक्षण नियम 1972 के अनुसार जो भी समस्याग्रस्त जंगली जानवरों से निपटने के लिए क्या किया जाए, ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाया जाए। साथ ही साथ जो भी फसल को क्षति पहुंचाने वाले जो भी कारण हैं, उनके फसल मुआवजे के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उनको कवरेज मिले। जिससे क्या हो, चलो ठीक है, अगर हमारी फसल गड़बड़ हो रही है, कोई चीज दिक्कत आ रही है फसलों में, तो क्या हो सकता है उसके लिए कि चलो ठीक है, मुआवजा मिल जाएगा, तो शायद इतने जानवरों के ऊपर इंसान ना हो, लोग ना निकालें। साथ ही साथ क्या है, जो वन जीव क्षेत्र है उनके भीतर चारे की व्यवस्था की जाए, और शायद उनका जल स्रोत बढ़ाया जाए, जिससे कि जानवर बाहर ना निकले। इसके अलावा सलाहकार स्थानीय स्तर, राज्य स्तर पर अंतर विभागीय समितियों को निर्धारित करना होगा, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को अपनाना होगा, बाधाओं का निर्माण करना होगा जिससे बाहर ना आ पाए, टोल फ्री हॉटलाइन नंबर दिए जाएं, जिससे क्या हो, समर्पित सर्कल वॉर नियंत्रण कक्ष बनाया जाए, और अगर कोई संघर्ष हो रहा है, कोई जानवर आ रहा है, तो 24/7 क्या हो, टेलीकम्युनिकेशन सुविधा दी जाए कि आप उनसे लोगों को आएँ और वन जीव बोर्ड उनको निकाल के ले जाए। इन सब उपायों के द्वारा हम इनको हो सकता है इन चीज़ों को रोक सकते हैं। मुंबई के कुएं में एक नई ईल प्रजाति की खोज की गई है। इसको स्थानीय रूप से रक्त मिर्चिस प्रजाति दी गई है, जो कि ईल मछली का एक भाग है। तो ये इस तरह आप बोल रहे हैं, इसमें मछली कैसे सांप से दिख रही है, तो इस प्रजाति की क्या है, रक्त मिर्चिय मिम्बा इसको नाम दिया गया है। ये कुछ इस तरीके से दिखती है, इसलिए क्या है, ये मछली का कैटेगरी में आती है, लेकिन दिखती सांप का है, तो इसकी आप ध्यान रखिएगा। तो हुआ क्या है, इस नई प्रजाति का नाम रक्तमिंचिस मुम्बा रखा गया है। इसने ये जीनस की अन्य प्रजातियों के विविध, जो रक्तमिंचा मुम्बा है, इसके ईल में ना तो आंख है, ना पंख है, ना कोई सल्क है। साथ ही साथ इसके शरीर के आगे वाले भाग की ओर निकले हुए जबड़े हैं, विभिन्न प्रकार के जो गलफड़े हैं, और अन्य चंद्रकार इसका सर है। तो ये आप देखिए, इस तरीके इसमें बात की गई है। इसके अलावा यह प्रजाति भारत के पश्चिमी घाटों जो हैं, जो गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक है, वहाँ पाई जाने वाली एक सह प्रजातियों से भिन्न है। वर्तमान में इस प्रजाति का अभी तक ज्ञात मुंबई का एकमात्र हुआ हुआ है। तो सिंध ब्राचडे परिवार के सदस्य के रूप में ये अजीबोगरीब ये होता है। इसी तरह ये भी अजीबोगरीब है। ये ईल जैसी मछलियों के समान आकार के पर्कोमोर्फ वंश से संबंधित है, तथा ये अंटार्कटिका को छोड़कर सभी देशों में पाए जाते हैं। वर्तमान में इस परिवार में 26 प्रजातियां शामिल हैं, और बिना आंख, पंखों, सल्कों के अनोखे जीव होते, ध्यान रखना।
रक्तमंसिया मुम्बा जो है ये एक तरह की ईल मछली का हिस्सा है, इसको मुंबई में एक कुएं में खोजा गया पश्चिमी घाट में। बाल रोग विशेषज्ञ BS जो नटराजा हैं उनको वयोश्रेष्ठ सम्मान दिया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ BS को वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले अपने उद्यम डॉक्टर BS नटराजन जरा चिकित्सा फाउंडेशन के माध्यम से बुजुर्गों के स्वास्थ्य कल्याण के लिए पहले करते रहते हैं। वयोश्रेष्ठ सम्मान की बात की जाए तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित पुरस्कारों की योजना है और इसके धीरे धीरे राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थिति में अपग्रेड किया गया है, जो कि वृद्ध व्यक्तियों, विशेष रूप से ऐसे लोग जो गरीब हैं, साथ ही साथ बहुत ही बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, उनकी प्रतिष्ठा, नागरिकों के लिए विशेष सेवा प्रदान करने वाले लोगों, संस्थाओं को उसके उपलब्धियों के लिए वयोश्रेष्ठ सम्मान दिया जाता है। तो अब इसको विशेषज्ञ BS नटराजन द्वारा इनको दिया गया है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इनको ये पुरस्कार प्रदान किया है। इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई आप दिक्कत है तो उसे कमेंट लिखिए। अगर आप इसका PDF फॉर्म चाहते हैं तो आपका ईमेल अकाउंट कमेंट बॉक्स में डालिए, तो उसको सेंड कर दिया जाएगा। और अगर इसी तरह की और जानकारियाँ चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल आकांक्षा अध्याय के साथ। इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों से सब्सक्राइब कराइए और इसका फायदा सभी लोग ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।